Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता और भारत की हमने बात की, अशोक जी ने बताया कि आज़ादी के पहले किस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारिता थी। हम सबको मालूम है, सब देश के सारे बड़े नेता जो थे, भले ही वो बैरिस्टर थे, वो बाहर से पढ़ के आते थे, लेकिन अखबारों में लिखते थे। चाहे वो गांधी जी ने हरिजन अखबार शुरू किया हो, चाहे वीर सावरकर के अखबार हो, चाहे अन्य नेताओं के अखबार हो, तो हर दोहरा के हर दौर के लोगों ने अखबार छापे, पैम्पलेट छापे। पैम्पलेट छापना भी एक तरह से पत्रकारिता ही थी उस दौर में। लेकिन आज़ादी के बाद जब राहुल गांधी जब निकलते हैं, और ये बात करना बहुत जरूरी है यहाँ पे इस मंच पे, कि जब राहुल गांधी निकलते हैं तो क्या कहते हैं कि संविधान बचाना है तो उनको हरा दो। संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लाल किताब संविधान, जाने कौन सी लाल किताब होती है संविधान की, लेकर घूमते हैं वो। असल में हमको ये पता करना चाहिए, हम ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि भारत में संविधान बदलने की शुरुआत किसने की थी। यह राष्ट्रवादी पत्रकारिता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे उठा रहा हूँ। भारत में जो पहला संविधान संशोधन आता है, जब भारत का संविधान बनता है 26 जनवरी 1950 को, उसके महज 13-14 महीने बाद पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान को बदलने की शुरुआत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या था वो संविधान संशोधन? फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जुड़ा हुआ वो था। और 5 जन और ऑर्गेनाइजर, उस समय जो संघ के मुख्य पत्र होते थे, उन्होंने एक सीरीज छापी थी। और क्या थे वो 5? के आर मलकानी साहब संपादक थे अशोक जी उसमें। आप भी, और ये बता दूं कि 5 जन में अशोक जी ने भी काम किया है। तो आपके जिस पत्रिका में काम करते थे, उसके संपादक के आर मलकानी साहब। तो के आर मलकानी साहब ने 5 आर्टिकल की एक सीरीज ऑर्गेनाइजर में लिखी थी, जो संघ, आप उसको संघ का मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर हिंदी में 5 जन के नाम से आता है वो। उस 5 अखबार जो आर्टिकल की सीरीज थी, उसमें आर्टिकल थे कि जो लियाकत और नेहरू समझौता हुआ है, वो राष्ट्रहित में ही नहीं है और हिंदू समाज के लिए घातक है। और उसके उन्होंने बुराइयां लिखी कि इसमें ये पॉइंट जो है वो गलत है, ये करने से ये नुकसान होगा, हिंदुओं का नुकसान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में होगा, और सरकार को ये सलाहें हमारी तरफ से, जो एक पत्रकार का काम होता है। के आर मलकानी के इन 5 आर्टिकल जो ऑर्गेनाइजर में छपे, इसको लेकर संघ, उस पत्रिका पर बैन लगा दिया गया कि भैया ये तो सरकार विरोधी और समाज को भड़काने वाले काम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तब तक संविधान बन चुका था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हो चुका था हमारे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जन ऑर्गेनाइजर के पक्ष में फैसला दे दिया मलकानी जी के आर्टिकल पे। तो नेहरू घबरा गए। वो नेहरू जिन्हें हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का लंबरदार, धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार, उन्होंने सबसे पहले घबराए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच से, पत्रकारिता से, राष्ट्रवादी पत्रकारिता से। वो संविधान संशोधन लाकर उन्होंने जो है वो पहला संशोधन किया, और बोलने की जो तरीके थे, जो पत्रकारों को जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो राष्ट्रवादी पत्रकारिता का जो पहला गला घोटा गया है, वो 5 जन और ऑर्गेनाइजर के साथ किया गया। और आजादी के महज 4 साल बाद, संविधान बनने के 13-14 महीने बाद, जिसको हम पहला संविधान संशोधन कहते हैं, और उसके बाद लगातार नेहरू सरकार जो है, हम लोग कहते हैं ना नेहरू को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मसीहा, वो किस तरह से राष्ट्रवादी पत्रकारों को कुचलते थे, इसके मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक हांगकांग में पीटीआई का पत्रकार होता था, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी समाचार एजेंसी, आज भी प्रिंट की नंबर 1 समाचार एजेंसी है। तो उसका पत्रकार जो था वो हांगकांग में तैनात था, भारतीय मूल का था। वो चीन के खिलाफ खबरें भेजता था। तो नेहरू को चीन बड़ा पसंद था, चीन प्रेम में वंदे थे। उन्होंने पीटीआई के संपादक को बोलकर उस व्यक्ति का ट्रांसफर करवा दिया, और लोग तो कहते हैं नौकरी भी चली गई उसकी। ऐसे दुर्गा दास, कोई भी कहे कि खुशवंत सिंह भारत के महान पत्रकार थे, कुलदीप नैयर थे, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, रामनाथ गोयनका को कोई मानता है, मेरा मानना है दुर्गा दास से बड़ा पत्रकार भारत में ना हुआ है और ना शायद होगा। वो ऐसे पत्रकार थे जिनसे गांधी नेहरू सलाह लेते थे, जिन्ना भी सलाह लेते थे, वो इतने बड़े पत्रकार थे। तो नेहरू पे उन्होंने खबर छाप दी, कुछ कांग्रेस से रिलेटेड, राष्ट्रवादी पत्रकार थे सर वो। उन्होंने छापी कि नेहरू जो है वो अगला जो उनका जो उत्तराधिकारी होगा, वो उनकी बेटी इंदिरा गांधी होगी। और ये बात कांग्रेस के नेता मुझसे कहते हैं। उन्होंने सूत्रों के आधार पर खबर छापी। हर पत्रकार को सूत्रों के आधार पर खबर छापने का अधिकार है। तो उनके सूत्र थे रफी अहमद किदवई और पंत साहब, जीवी पंत, गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय होते थे। इन दोनों ने उनको कहा था कि हमारा नंबर नहीं आएगा, नंबर तो इंदिरा गांधी का ही आएगा। उन्होंने खबर छाप दी। तो नेहरू ने उनको बुलाकर दुर्गा दास को जलील किया, बोलो कि अपने सूत्र बताओ, तुमने खबर किसके कहने पर छापी, कौन कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात कह रहा है कि मैं इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला हूं। तो ये पत्रकारों को दबाना, पत्रकारों को ट्रांसफर करवाना, अखबारों पर विज्ञापनों के माध्यम से दबाव डालना, ये सब नेहरू ने शुरू किया। देखिए ऐसा है
और ये अब आप बातें हाँ। करते हैं कि 2014 के हाँ। बाद तो गोदी मीडिया और ये तो कौन सब पहले भी हो रहा था। ये देखिए, एक चीज़ है, इस बात को समझिए, पहले भी हो रहा था, लेकिन उसका उसका प्रतिकार, क्योंकि मैं मानता हूँ ना, जब समाज जैसा होता है वैसा ही होता है, वैसा ही हमारा मीडिया भी होगा, वैसे ही सब कुछ होगा। अब एक बात ध्यान रखिए कि इस देश में हुआ क्या? इस देश में दरअसल आज़ादी के बाद, हम सब जानते हैं इस बात को, छुपी हुई बात नहीं है, कि कांग्रेस ने जो इंटेलेक्चुअल जो पूरा फील्ड था, वो वामपंथियों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा बाकी सब हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था हमारे पास ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं, और लेफ्ट के साथ उनका एक अघोषित समझौता था। तो उन्होंने सारा लिखी पढ़ लिखत पढ़त, इतिहास लिखने का काम, मीडिया का काम, अखबार चलाने का, ये सब लेफ्ट लेफ्ट को दे दिया। अब जब लेफ्ट के हाथ में सब कुछ आ एजुकेशन गया, भी दी थी। हाँ, उनको दे दिया सब कुछ उससे। अब जब वहाँ पे था तो वो लोग तो, जब चीन और भारत का जब कोई विवाद होगा, तो ये लेफ्ट के लोग किधर जाएँगे? क्या भारत के साथ रहेंगे? ये तो चीन के साथ जाएँगे, तो बड़ा सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, 2000 हम पत्रकार बदले इसलिए हैं क्योंकि पब्लिक बदली है। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, इस देश में लोगों के अंदर जो है ना, भारत को लेकर, भारत भूमि को लेकर एक नई तरह की जज़्बात फिर से लोगों के उमड़े हैं। उसका श्रेय किसको आप देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा-सा घटना बताता हूँ। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गए, तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका कार्यक्रम था, और वहाँ की एक बड़ी बदनाम घटना है, वो राजदीप सरदेसाई के साथ वहाँ पर जो है, हाँ, राजदीप सरदेसाई के साथ वहाँ पर लोगों के हाथापाई हुई। अब हुआ क्या कि वहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर राजदीप सरदेसाई नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर घूम रहे थे। अब वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वो फोटो लेकर घूम रहे थे और सबसे पूछ रहे थे, अमरीकियों से पूछ रहे थे, डू यू रिकॉग्नाइज दिस मैन? तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे। इसको ऐसा समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं कमला हैरिस की तस्वीर लेकर हाँ, जयपुर के पास कहीं घूम गया, उसको आप पहचानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 में से 50 लोग नहीं पहचान नहीं पाएंगे कमला पहचानेंगे। हैरिस को। तो वो इस तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें कुछ भारतवंशियों ने विरोध किया, और उनका फिर उसके बाद राजदीप के साथ झगड़ा हुआ। खैर ये सब चीजें हुई, मैं वहीं पर था हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप सोचिए, हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो कितना वाइज है, इस बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हम लोग जब वहां से अमेरिका से वापस लौट रहे थे, मेरी फ्लाइट मुंबई से थी। मुंबई एयरपोर्ट पे जब मैं अंदर घुस रहा था, तो एक सिक्योरिटी गार्ड, नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस का आदमी नहीं, उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे बोला, अरे आप तो अमेरिका से आए हो ना प्रधानमंत्री? मैंने कहा हाँ। तो बोले, सर आप लोग तो मीडिया वाले हो, आप लोग राजदीप सरदेसाई को जानते होंगे? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो बोले, उनको बोलो, राजदीप सरदेसाई को बोलो कि भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का विरोध करना है करें, कम से कम विदेश में जाके भारत की नाक तो ना कटाएं।